हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे ऑल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में क्या क्या फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या क्या चीजें हैं जो पॉइंट्स हैं जिसको हमें रिमेंबर करने की जरूरत है, उस पर फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। रियल में अगर देखा जाए सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स, तो सबसे पहली बात ग्रेविटेशन कौन सा मोशन होता है, तो इलिप्टिकल मोशन होता है, लेकिन हम उसको सर्कुलर मोशन जानते हैं भाई। तो जो ग्रेविटेशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन क्यों होगा भाई, उसके लिए कौन सा फोर्स लगता है, तो बेटा सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहला जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले बता दे रहा हूं, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो सेंटर से दूर लगेगा मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में तो एक ही होता है लेकिन उल्टा होगा। तो अगर देखा जाए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था F = ma, लेकिन यहां पर वो फॉर्मूला ना लगाकर a की जगह पर v² लिख देते हैं, और a मतलब होता है यहां पर एक्सीलरेशन, लेकिन कोई चीज गोल गोल जो घूमती है तो a को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन F = mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होगा वो a v²/r हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल गोल घूम रहा है, तो मान लो ग्रेविटेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो ग्रेविटेशन के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने देखा कि भाई दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो आपस में सेंटर की तरफ खींचते हैं एक दूसरे को। मान लो उनके बीच की डिस्टेंस की दूरी d है और उनका मास m1 और m2 है। तो न्यूटन ने बोला कि भाई ये जो फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा Gm1m2/d²। अब अगर से मान लो ये अर्थ है, एक अर्थ है भाई, और ये किसी ऑब्जेक्ट को खींच रही है, तो यहां पर भाई ये जो फॉर्मूला यहां पे जो रेडियस r हो जाएगा, तो यहां पर जो फॉर्मूला हो जाएगा वो g मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ वो ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने पढ़ा। उसके बाद ये जो कभी भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब खींचेगा, फोर्स बराबर आपने m में पढ़ा हुआ है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे हैवी हो चाहे लाइटर हो, खींचेगा एक ही स्पीड से, खींचेगा एक ही एक्सीलरेशन से, तो वो एक्सीलरेशन का नाम यहां पे दिया गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F = mg होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही ड्रॉप कर रहे हो, खींच रहे हो, वहां पर अगर से मान लो वेट लग रहा है, किसी दो ऑब्जेक्ट को अगर हैवी हो या लाइटर उसको छोड़ा जाए तो उसके अंदर ग्रेविटी, वो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की जगह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे और इसी का नाम वेट होता है बेटा, और वेट बराबर mg होता है। तो ये भी याद रखना। अब इसको और इसको दोनों को यूज करके हम लोग निकालते हैं कि G = Gm/r²। ठीक है, अब यहां पर ये G जो होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फॉर्मूला होता है। अर्थ के लिए बात करूंगा तो मैं अर्थ का रेडियस और अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस रखूंगा, तो ये 9.8 मीटर/सेकंड² आता है। लेकिन अगर अलग प्लेनेट होगा, जैसे मान लो मून है, तो मून का मास रख दो, मून का रेडियस रख दो, तो ये G अलग अलग आ जाएगा। तो सबका G अलग अलग होता है। तो आपने ये देखा कि ये जो G है ये 3 तरीके से वेरी करता है भाई। अगर G जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करो, अगर आप हाइट पर जाते हो तो हाइट पर जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कम होता है। अगर डेप्थ में जाते हो तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। और अगर आप जो है पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हो तब भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हाइट बदलने पर भी बदलती है, डेप्थ बदलने पर भी बदलती है, और पोजीशन भी, अर्थ पर भी पोजीशन बदलने पर, इक्वेटर से पोल से इक्वेटर की तरफ जाओगे तब भी ये इसकी वैल्यू क्या है, लगातार बदलती है। कहने का मतलब समझ में आया? तो ये G जो है ये बदलता है, G वेरी करता है, और ये जो कैपिटल G होता है ये हमेशा सेम होता है, ये फिक्स्ड होता है भाई। तो ये हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड है, और ये क्या होती है भाई, बदलेगी। ठीक है, वेरी करेगी, याद रखना। तो ये हमेशा बदलती है, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होता है। ठीक है, और ये इसके बदलने की वजह से जब ये बदलेगा तो जाहिर सी बात है भाई वेट भी बदलेगा इंसान का। तो मून पर इंसान का अलग वेट होगा और अर्थ पर इंसान का अलग वेट होगा। अगर सेंटर पे चले जाओ तो वेट 0 हो जाएगा अर्थ के सेंटर पर। क्यों? क्योंकि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी 0 होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है, तो वहां पर वेट भी 0 हो जाएगा। तो हम उसको वेटलेसनेस कंडीशन बोलते हैं। तो ये बात समझ में आया, सब एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपने केपलर, इन्हीं का इस्तेमाल करके देखो, ये जो फॉर्मूला केपलर ने एक फॉर्मूला दिया था, केपलर के 3 लॉज दिए भाई। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट की, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में चलेगा। यानी जो है अगर मून की बात करो तो अर्थ के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में चलेगा, और अर्थ सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में चलेगा। तो पाथ बताया कि इलिप्टिकल होगा, ना कि सर्कल होगा। उसके बाद सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा। और केपलर ने बताया कि जो टाइम का स्क्वायर होगा वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बताया उसने केपलर ने।
तो इसका भी इस्तेमाल करके हम लोग क्या काम करेंगे, कहीं ना कहीं किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड निकालेंगे। जैसे अर्थ का टाइम पीरियड एक साल है भाई, अर्थ का जो टाइम पीरियड है सन के चारों तरफ घूमने का वो एक साल है, 1 ईयर मतलब 365 डेज। वैसे भाई अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग होता है टाइम पीरियड, वो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर, ठीक है, ये भी याद रखना। तो आपको यहां पे केपलर्स लॉ भी समझ में आएगा, स्मॉल जी भी बदल रहा है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे अर्थ के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच के रखती है, बांध के रखती है। लेकिन अगरचे आप क्या काम करो, उसी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर अगर कोई एनर्जी दे दो, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, तो वो अर्थ क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट को छोड़ देगी, अपने पास खींचने का उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, तो उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो क्या है भाई, वो होता है GMM डिवाइड बाई R, ठीक है। अर्थ की अगर बात करो तो मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई R, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये होता है। माइनस इसलिए लिखते हैं कि ताकि ये उल्टा क्या काम करती है, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसके क्या करे भाई, खींच के रखती है ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद अगर एस्केप वेलोसिटी बोलो तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग ने एस्केप वेलोसिटी निकाला कि 2gm डिवाइड बाई R। बात को समझो, ये काम आएगा। ये अर्थ की बात करूंगा तो अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस रख दूंगा। अब अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा। और इसी एस्केप वेलोसिटी का अलग भी फॉर्मूला होता है 2gr। अब अगर अर्थ की बात करोगे तो अर्थ के लिए अर्थ की ग्रेविटी लगेगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रेडियस ऑफ अर्थ लगेगा। मून की बात करोगे तो मून लगेगा। उसके मतलब एस्केप वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग जगह पर अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अलग अलग वेट भी होगा। और मास और वेट में क्या फर्क है भाई, ये भी एक आता है। मास क्या है भाई, मास किसी भी अमाउंट ऑफ मैटर है जो हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन जो वेट होता है वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी तो ऑटोमेटिक वेट भी चेंज होगा, ठीक है। तो वेट 0 हो सकता है और मास 0 हो जाएगा भाई, किसी चीज का कभी नहीं हो सकता। मास जो है वो फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा ही नहीं। बात को समझो, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फ्री फॉल का। तो फ्री फॉल क्या है भाई, फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल का मतलब भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना किसी इनिशियल एक्सीलरेशन, बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी दिए हुए उसको छोड़ दो, मतलब ऐसे जस्ट छोड़ दो, जस्ट ड्रॉप कर दो। तो उसके अंदर वो किसकी वजह से नीचे आएगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो वहां पर भाई अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे जस्ट छोड़ दिया तो यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं v = u + at होता है, s = ut + ½ at स्क्वायर होता है। आपको इसको मालूम होना चाहिए, पूरा रटा होना चाहिए। v² = u² + 2as होता है, ये तो मालूम है। अब क्या होगा भाई, जब कोई भी चीज ग्रेविटी की वजह से चलने लगती है तो एक्सीलरेशन g बन जाता है। तो यहां पर हर जगह क्या बन जाएगा, समझ लो g बन जाएगा, ये g बन जाएगा, ये g बन जाएगा। अच्छा, डिस्टेंस, ये जो दूरी होगा, दूरी को दूरी बोलोगे क्या, डिस्टेंस बोलोगे या हाइट बोलोगे, तो ये दूरी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं भाई, हाइट बोलने लगते हैं। तो ये दूरी हाइट हो जाता है। उसके बाद अगर कोई भी चीज फ्री फॉल करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो सारी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये इनिशियल वेलोसिटी 0, ये इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फार्मूला कुछ इस तरीके से मिल जाएगा भाई, v = gt, h = ½ gt², v² = 2gh। बात समझ में आया? तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा फ्री फॉल के लिए। तो जैसा जरूरत रहेगा वैसे इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाए भाई, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर तो 0 हो ही जाएगी फाइनल वेलोसिटी। तो यही फॉर्मूले के अंदर v = u + gt था हमारा फॉर्मूला। ये gt बोलो ना भाई, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगा, लेकिन फाइनली 0 हो जाएगा। अच्छा, कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो एक्सीलरेशन जो है वो -g हो जाता है, मतलब ये g जो है वो -g हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी नीचे की तरफ बोलेगी नहीं जाना है, वो बोलेगा नहीं जाना है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ फेंकेगी। तो जब कभी कोई चीज अगेंस्ट में होता तो अगेंस्ट का मतलब माइनस, तो कभी जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ग्रेविटी अगेंस्ट में रहेगी। तो ये फॉर्मूला ऐसे लिख दिया जाएगा। या s = ut + ½ gt² था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात को समझो। या v² = u² - 2gh था, प्लस 2gh था, यह माइनस हो जाएगा। क्यों? अगेंस्ट में हो रहा है। अब लास्ट में फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो यहां फाइनल वेलोसिटी 0, तो जहां फाइनल वेलोसिटी वहां 0 हो जाएगा, नया इक्वेशन बन जाएगा। यही तो पढ़ना है यार, यही तो हमें है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई।
सेम यही चीज पूरा ग्रेविटेशन के लिए पढ़ना है। इतने में पूरा पूरा आपको जो भी क्वेश्चन होगा सब इसी के अंदर आएगा, आपको मैं दिखाऊंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन इसी के अंदर आएगा। ओके, थैंक यू।